यस बच्चों, सो इन द प्रीवियस सेक्शंस में बच्चों आपने अंडरस्टैंड कर लिया बेटा व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एंड देन वी अंडरस्टूड बेटा कि इन्वेस्टमेंट बोर्ड का मतलब एग्जैक्टली क्या है। फिर उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया बेटा फैक्टर्स, राइट, तो ये है बेटा। सो इन दिस स्लाइड मेरे बच्चों मैंने आपको पढ़ाया था लास्ट क्लास में फाइनेंसिंग डिसीजन। जल्दी जल्दी शॉर्ट में बताते हैं फाइनेंशियल डिसीजन मतलब कौन से पर्टिकुलर ऑप्शन से मैं रेज करने वाला हूँ। सो देयर आर टू ऑप्शन, ऑनर्स फंड एंड बोरोड फंड। सो जैसे ही ऑनर्स फंड बोरोड फंड को मैंने इवैल्यूएट किया, मुझे पता लगा दोनों का अपना अपना कॉस्ट और रिस्क है। मैंने दोनों के कॉस्ट और रिस्क को इवैल्यूएट किया बेटा, और जैसे ही कॉस्ट एंड रिस्क को मैंने इवैल्यूएट किया, सो देयर आर न्यूमरस, नेक्स्ट टॉपिक जो मुझे पढ़ाना है, देयर आर न्यूमरस फैक्टर्स, करेक्ट बेटा। तो इन्वेस्टमेंट की तरह फाइनेंसिंग में भी हमारे पास क्या है बेटा, मल्टीपल फैक्टर्स है। इसकी हेल्प से मैं ये जज कर पाऊंगा कि मुझे कौन सा पर्टिकुलर सोर्स से फाइनेंस लेना है, ठीक है बेटा। सो आई एम स्टार्टिंग दिस, अभी तक जो मैंने बताया वो मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है, अब बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग, हम क्या ले रहे हैं बेटा, फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजन, करेक्ट बेटा। फैक्टर नंबर 1 कौन सा बेटा, कैश फ्लो पोजीशन, करेक्ट है। अगर कंपनी का कैश फ्लो पोजीशन बहुत साउंड है, सो देयर कुड बी टू सिचुएशंस, आइदर साउंड कैश फ्लो पोजीशन होगा, मान लो अगर कंपनी के पास बहुत साउंड कैश है, करेक्ट बेटा, बेटर पोजीशन है, तो वी कैन डेफिनेटली गो फॉर डिबेंचर्स, क्योंकि साउंड पोजीशन में हम लोग इंटरेस्ट पे कर पाएंगे तो डिबेंचर के लिए जाएंगे। लेकिन अगर हमारा कैश फ्लो पोजीशन कंपैरेटिवली वीक है बेटा, तो वी कैन डेफिनेटली गो फॉर व्हाट बेटा, इक्विटी। दिस इज ऑप्शन नंबर 1। फैक्टर नंबर 1 क्या बोल रहा है, हमको इवैल्यूएट करना है कैश फ्लो पोजीशन। फैक्टर नंबर 2 क्या बोल रहा है बेटा, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, मतलब जनरली हर पर्टिकुलर फर्म को चेक करना होता है कि उसके ऑलरेडी कितने खर्चे हैं। मान लो अगर उसका ऑलरेडी फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत हाई है, इमेजिन कि हमारे पास किसी भी पर्टिकुलर फर्म के पास ऑलरेडी रेंट का एक्सपेंडिचर, इंश्योरेंस प्रीमियम का एक्सपेंडिचर, या ऐसे बहुत सारे फिक्स्ड वाले जो मल्टीपल खर्चे हैं वो ऑलरेडी बहुत हाई है, करेक्ट है। तो आप इक्विटी इशू करो, क्योंकि अदरवाइज क्या होगा, मतलब ऑलरेडी अगर आपके खर्चे हाई हैं तो डिबेंचर का इंटरेस्ट एक और फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट आपके लिए बन जाएगा, और अगर आपके फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट लो है तो यू कैन कंपैरेटिवली गो फॉर व्हाट बेटा, डिबेंचर। तो अब तक आपको ये क्लियर हो गया है बेसिक पढ़कर कि फाइनेंसिंग डिसीजन के हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा, फैक्टर्स, मतलब 1 बाय 1 वी आर इवैल्यूएटिंग कि कौन सा पर्टिकुलर सोर्स मेरे लिए बेटर रहेगा ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट फैक्टर। फैक्टर नंबर 1 मैंने क्या पढ़ाया, कैश फ्लो पोजीशन। फैक्टर नंबर 2 मैंने क्या पढ़ाया, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। फैक्टर नंबर 3 क्या पढ़ाया बेटा, कॉस्ट। ये कॉस्ट क्या होता है बेटा, हर सोर्स का अपना एक कॉस्ट है, राइट, हर सोर्स का अपना ही क्या बेटा, कॉस्ट है। तो आई विश कि आपको याद हो कि इक्विटी का कंपैरेटिवली क्या ज्यादा है बेटा, कॉस्ट ज्यादा है, और डिबेंचर का कंपैरेटिवली क्या ज्यादा है बेटा, रिस्क ज्यादा है, मतलब कॉस्ट कंपैरेटिवली कम है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस, करेक्ट है, मुझे लगता है आप आंसर देने लायक बन चुके हो बेटा। ऑन द बेसिस ऑफ दिस ये बड़ा क्लियर है कि अगर कॉस्ट के बेसिस पर डिसाइड करना है तो डिबेंचर इज कंपैरेटिवली अ बेटर सोर्स, राइट बेटा। एंड द फोर्थ फैक्टर इज रिस्क, अगर रिस्क के बेस पर डिसाइड करना है तो इक्विटी का कंपैरेटिवली क्या है बेटा, रिस्क कम है, करेक्ट मेरे बच्चों, और डिबेंचर कंपैरेटिवली क्या है बेटा, रिस्क कंपैरेटिवली क्या है बेटा, ज़्यादा है। तो ऑन द बेस ऑफ रिस्क अगर आप इवैल्यूएट करोगे तो इक्विटी ऑप्शन बेटर है। तो ऐसे ही फैक्टर वाइज हम डिसाइड कर रहे हैं, फैक्टर वाइज हम डिसाइड कर रहे हैं कि कौन सा ऑप्शन मेरे लिए बेटर सोर्स बनेगा। लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया था फाइनेंसिंग डिसीजन, जहां पर हमने पढ़ा था कि कौन कौन से सोर्सेज अवेलेबल है, और आज मैं पढ़ा रहा हूं कि कौन सा सोर्स आपके लिए बेटर है ऑन द बेसिस ऑफ दीज फैक्टर्स। फैक्टर नंबर 1 दोबारा से एक बार, कैश फ्लो। फैक्टर नंबर 2, अगर हमारा ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑलरेडी बहुत हाई है तो गो फॉर इक्विटी, करेक्ट बेटा, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। फैक्टर नंबर 3 कॉस्ट। फैक्टर नंबर 4 क्या है बेटा, रिस्क। तो इक्विटी में रिस्क कंपैरेटिवली क्या होता है बेटा, कम होता है, और डिबेंचर में रिस्क कंपैरेटिवली क्या होता है बेटा, ज्यादा। ये रिस्क कौन सा रिस्क है, एक बच्चे ने मुझे कौन सा रिस्क है सर, तो मैंने बोला ये रिस्क है रीपेमेंट करने का रिस्क। अगर हम रीपेमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो डिबेंचर इज कंपैरेटिवली मोर रिस्कियर, और अगर कर पा रहे हैं तो कोई टेंशन नहीं है, नहीं तो इक्विटी इज कंपैरेटिवली हैज लेस रिस्क, करेक्ट बेटा। तो ये हुए क्या बेटा, मेरे पास मल्टीपल फैक्टर्स, राइट, 4 अलग अलग फैक्टर्स मैंने आपको पढ़ाया बेटा। अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर अदर फैक्टर्स आल्सो जो फाइनेंशियल डिसीजन में हमारे पास है बेटा। तो एक और फैक्टर है बेटा, फ्लोटेशन कॉस्ट। सो जनरली जब भी किसी पर्टिकुलर सोर्स से हम पैसा रेज करते हैं, करेक्ट है, जब भी किसी पर्टिकुलर सोर्स से हम पैसा रेज करते हैं बेटा, तो सोर्स का अपना एक क्या होता है बेटा, फ्लोटेशन कॉस्ट होता है, राइट। मतलब ये कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड। एक बच्चा कह रहा है सर ये फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होता है बेटा, आपने अगर कोई घर रेंट पे लिया है, यस सर, तो रेंट को हम क्या बोलते हैं, घर की कॉस्ट। बट अगर आपने कोई घर रेंट पे लिया है तो आपने किसी ब्रोकर की हेल्प ली होगी, हाँ सर, कभी कभी किसी ब्रोकर की हेल्प की वजह से लेना पड़ता है, तो उसको जो आपने ब्रोकरेज या कमीशन पे करी है वो क्या होता है बेटा, फ्लोटेशन कॉस्ट। मतलब इक्विटी को जो आपने रिटर्न पे करना है वो कॉस्ट है,
लेकिन इक्विटी बेचने के लिए जो खर्चा होगा वो कौन सा कॉस्ट है बेटा, फ्लोटेशन कॉस्ट। इज दैट क्लियर बेटा? डिबेंचर को जो इंटरेस्ट पे करना है वो डिबेंचर का कॉस्ट है, लेकिन डिबेंचर मार्केट में इशू करते हुए कौन से खर्चे हुए वो क्या है बेटा, फ्लोटेशन कॉस्ट। एक बच्चे ने कहा सर इक्विटी बेचने के लिए कौन सा खर्चा होता है, तो क्या पता आपको अकाउंट्स में थोड़ा सा बताया गया हो, प्रॉस्पेक्टस इशू करना है, बैंकर्स और ब्रोकर्स को हायर करना है, कुछ और नहीं तो ब्रोकर्स की ब्रोकरेज पे करनी है, राइट। इन सब में जो खर्चा होगा वो कौन सा कॉस्ट है बेटा, फ्लोटेशन कॉस्ट। तो ऑन द बेसिस ऑफ फ्लोटेशन कॉस्ट अगर मैं इवेल्युएट कर रहा हूँ तो इक्विटी का फ्लोटेशन कॉस्ट कंपेरेटिवली क्या होता है बेटा, ज़्यादा होता है, और डिबेंचर का फ्लोटेशन कॉस्ट कंपेरेटिवली क्या होता है बेटा, कम होता है, राइट। इक्विटी का फ्लोटेशन कॉस्ट क्या है बेटा, ज़्यादा है, और डिबेंचर का फ्लोटेशन कॉस्ट कंपेरेटिवली क्या बेटा, कम है। तो अगर इक्विटी का फ्लोटेशन कॉस्ट ज़्यादा है तो यहाँ से हम कम पैसा रेस करेंगे, और अगर इसी बेसिस पे जाना है तो डिबेंचर से हम कंपेरेटिवली क्या करेंगे बेटा, ज़्यादा पैसा रेस करेंगे। ये है ऑप्शन नंबर 5। देयर आर 5 फैक्टर्स। मैं नाम बार बार बोल रहा हूँ, जब भी हम टॉपिक पढ़ेंगे तो साथ में फैक्टर्स पढ़ेंगे। फैक्टर में कैश फ्लो हमने पढ़ा, फैक्टर में कॉस्ट पढ़ा, फैक्टर में हमने रिस्क पढ़ा, और फैक्टर में फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट पढ़ा। फैक्टर नंबर 5 मैंने आपको पढ़ा है फ्लोटेशन कॉस्ट। फैक्टर नंबर 6 है बेटा कंट्रोल कंसिडरेशन। मतलब एक कंपनी चाहती है कि वो कंट्रोल को डाइल्यूट मतलब होता है मैं किसी को दे सकता हूँ कि नहीं दे सकता हूँ, करेक्ट है। जैसे ही कंपनी ने मार्केट में इशू किया इक्विटी शेयर तो उसको अपना कंट्रोल डाइल्यूट करना होगा। शार्क टैंक ने बहुत बच्चों को सिखा दिया बेटा ऑलरेडी। शार्क टैंक में आके कोई पर्टिकुलर इंसान बोलता है कि सर मैं अपना इक्विटी बेचना चाहता हूँ, मतलब वो अपना कंट्रोल डाइल्यूट करने के लिए क्या है बेटा, रेडी है। तो अगर आप रेडी हो अपना कंट्रोल डाइल्यूट करने के लिए तो गो फॉर इक्विटी। लेकिन देयर आर मल्टीपल बिजनेसमैन जो सोचते होंगे कि सर मैं अपना कंट्रोल डाइल्यूट नहीं करूंगा, सो दे विल नॉट बी गोइंग फॉर इक्विटी। वो क्या चाहते हैं, वो बेचेंगे क्या बेटा मार्केट में, डिबेंचर। क्या बेचेंगे बेटा, डिबेंचर। या वो रेस करेंगे पैसा कहाँ से बेटा, डिबेंचर से, करेक्ट है बेटा। एंड देन वी हैव लास्ट बट नॉट द लिस्ट, स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट। अब कैपिटल मार्केट क्या है, जहां से आप फंड रेस करते हो उसको कैपिटल मार्केट बोलते हैं, राइट। इट इज समथिंग लाइक दिस कि आपने जहां से भी पैसा रेस करना है इक्विटी में उसको कैपिटल मार्केट बोलते हैं। आई विल बी डेफिनेटली गिविंग यू मोर क्लियर आइडिया अबाउट दिस चैप्टर, क्योंकि ये मैं आगे वाले चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगा फाइनेंशियल मार्केट में। बट फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ जहां से आपको फंड रेस करना है उस मार्केट को हम कैपिटल मार्केट बोलते हैं। उस कैपिटल मार्केट में या तो फंड्स अवेलेबल है, राइट, मतलब या तो सही टाइम चल रहा है फंड्स अवेलेबल है, या फिर फंड्स अवेलेबल नहीं है, मतलब मार्केट का सेंटिमेंट थोड़ा डाउन चल रहा है। यहां से एक वर्ड आता है बुलिश और बेरिश, राइट बेटा। अगर फंड्स अवेलेबल है, लोग इन्वेस्ट करने को रेडी हैं, तो गो फॉर इक्विटी, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपना इक्विटी बेच सकते हैं, राइट। लेकिन अगर फंड्स अवेलेबल नहीं है, लोग इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, तो गो फॉर डिबेंचर। ये है टॉपिक नंबर 2, फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग के मैंने आपको 7 मल्टीपल फैक्टर्स के बारे में पढ़ाया। फैक्टर नंबर 1 कैश फ्लो, फैक्टर नंबर 2 बेटा देन वी हैव कॉस्ट, देन वी हैव रिस्क, देन वी हैव फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, देन वी हैव फ्लोटेशन कॉस्ट, देन वी हैव कंट्रोल कंसिडरेशन और स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट। राइट आफ्टर दिस डिसीजन, जैसे ये डिसीजन हमारा कंप्लीट होता है बेटा, मेरे को याद आ गया कि मेरे को एक नया टॉपिक आपके साथ और डिस्कस करना है। आई गेस आप में से बहुत सारे बच्चों को याद है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर 3 मेन हेडिंग्स थी, वेयर टू इन्वेस्ट, फ्रॉम वेयर टू गेट दी फंड्स फ्रॉम, और तीसरा जो मेजर डिसीजन मुझे पढ़ाना था वो क्या है, कितना पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। क्या किया जाए बेटा, डिस्ट्रीब्यूट, राइट। मैक्सिमम बच्चों को ये बात क्लियर होनी चाहिए, और इनफैक्ट होगी भी, कि जो भी पैसा शेयर होल्डर्स अर्न करते हैं, राइट, या जो भी पैसा अल्टीमेटली कंपनी अर्न करती है, नॉट शेयर होल्डर्स, जो भी पैसा कंपनी अर्न करती है उसको शेयर करना होता है विद क्या बेटा, शेयर होल्डर्स। एक कॉर्पोरेट का जो मेन अल्टीमेटली पैसा है वो अपने ऑनर्स में शेयर होता है ना। और जब वो प्रॉफिट का पार्ट जो शेयर होल्डर्स को मिलता है, दैट पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज गिवन टू शेयर होल्डर्स, उस पार्ट ऑफ प्रॉफिट को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, एक बड़ा सा नाम है, अकाउंट्स में कई बार हमने सुना है, दैट इज अल्टीमेटली नोन एज व्हाट बेटा, डिविडेंड। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे, डिविडेंड। सो दैट पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज गिवन टू शेयर होल्डर्स, ये प्रॉफिट ऑफ द कंपनी ही है, बट इसको डिविडेंड नाम क्यों दिया, ताकि हम डिफरेंशिएट कर पाए। सो दैट पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज गिवन टू दी शेयर होल्डर्स, उसको अपन क्या बोलते हैं, डिविडेंड। क्या बोलते हैं बेटा, डिविडेंड। तो थर्ड और दी 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन मैं बोलूंगा वो है डिविडेंड डिसीजन, करेक्ट है। मतलब मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे कितना डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना है, राइट। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं विद दिस हेडिंग, तो हम थर्ड पार्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, करेक्ट है। और वो थर्ड पार्ट अल्टीमेटली मेरा क्या रहेगा बेटा, डिविडेंड डिसीजन, करेक्ट बेटा। हम ये कलर कंसिडर कर रहे हैं। थर्ड पार्ट जो मुझे पढ़ना है दैट इज डिविडेंड, करेक्ट, डिसीजन, करेक्ट बेटा। सो वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक, तो क्या होगा, तो सर इसका ना अपना एक फॉर्मेट है, मतलब कोई भी पर्टिकुलर कंपनी कितना डिविडेंड डिस्कस करेगी, कितना डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेगी, उसका अपना एक फॉर्मेट है, करेक्ट है।
तो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ डिविडेंड कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, उसका फॉर्मेट, राइट। कोई भी पर्टिकुलर कंपनी के पास पहले क्या आता है बेटा, सो जो भी प्रॉफिट वो कमाता है उसको वो बोलते हैं EBIT, दैट इज अर्निंग बिफोर, मेरे साथ बोलेंगे, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। मतलब कंपनी के पास जो मेन प्रॉफिट आया वो है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। इफ आई गो इन मोर डिटेल्स, तो जो प्रॉफिट एंड लॉस और ट्रेडिंग के बाद बचा है ना, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद जो बच गया वो वाला पैसा जो है उसको बोलते हैं EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, करेक्ट है। बट इसमें अभी 2 ऑब्लिगेशंस बच गई हैं, अभी आपने इंटरेस्ट पे करना है और टैक्स पे करना है, राइट। सो लेट्स से कि आपके पास 5 लाख रुपए बच गया आफ्टर ऑल, करेक्ट बेटा। अब इसमें से आपको इंटरेस्ट पे करना है, तो इंटरेस्ट पे करना है ऑन लोन्स, मैं और ज़्यादा क्लियर लिखूँ तो ऑन डिबेंचर्स, करेक्ट बेटा, तो वो इंटरेस्ट में पे करूँगा। तो लेट्स से मैंने क्या करा, मैंने 20 लाख रुपए बोरो किया मार्केट से एट द रेट ऑफ क्या बेटा 10%, तो इस हिसाब से मेरा इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन कितना बनता है 2 लाख रुपीज़, ये मैं इनको पे करूँगा, राइट बेटा। व्हाट वी लेफ्ट विथ, तो इसके बेसिस पर हमारे पास रह गया EBT, आई उड़ गया, आई मैंने ऑलरेडी पे कर दिया, तो अब रह गया EBT इज अर्निंग बिफोर टैक्स। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। हमने EBIT लिया 5 लाख का, इंटरेस्ट और लोन जो है वो पे कर दिया, EBT बच गया, EBT जो हमारे बचा वो कितना हो गया 3 लाख, कितना हो गया बेटा 3 लाख, करेक्ट बेटा। इस 3 लाख में से हमने पे किया टैक्स ऑब्लिगेशन, तो मान लो इंडिया में जो कॉर्पोरेट टैक्स का रेट है वो 30% है, तो 3 लाख का 30% विल बी 90,000, राइट। अब ये जो 2,10,000 बच गया, ये पैसा कौन सा है सर, ये सारा का सारा पैसा मैं लिख रहा हूं, आप लोग रीड करोगे तो आपको क्लियर रहेगा। ये सारा पैसा है हमारे शेयर होल्डर्स का, इसलिए मैं इसको नाम दे रहा हूं शेयर होल्डर्स फंड, करेक्ट है। दिस एंटायर अमाउंट बिलोंग्स टू आवर शेयर होल्डर्स एंड दैट इज वाई द नेम इज शेयर होल्डर्स फंड। सारा पैसा शेयर होल्डर्स का है सर, उनको पूरा पूरा पैसा हम देंगे, उसका नाम अल्टीमेटली हमने क्या रख दिया शेयर होल्डर्स फंड, राइट। अब सर डिविडेंड कैसे डिक्लेयर होगा, तो इसी पैसे में से कुछ पैसे, है ना, कलर चेंज करके लिखते हैं बेटा, इसी पैसे में से कुछ पैसे फ्यूचर अनसर्टेनिटी के लिए, है ना, इसी पैसे में से कुछ पैसे फ्यूचर अनसर्टेनिटी के लिए साइड में रखे जाएंगे, जिसको हम बोलते हैं अकाउंट्स लैंग्वेज में रिटेन्ड अर्निंग। आई विश आपने वर्ड पहले कभी सुना है। इसी पैसे में से, शेयर होल्डर्स फंड में से कुछ पैसे साइड में रखे जाएंगे, तो हाउ मच अमाउंट इज टू बी रिटेन्ड एज व्हाट, हाउ मच अमाउंट इज टू बी रिटेन्ड एज व्हाट बेटा, एज रिटेन्ड अर्निंग, एंड हाउ मच अमाउंट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज व्हाट बेटा, डिविडेंड। इस पूरे लॉजिक को अपन क्या बोलते हैं, यहां पर ही जो लॉजिक काम कर रहा है इसको अपन बोलते हैं डिविडेंड डिसीजन। क्या बोलते हैं बेटा, डिविडेंड डिसीजन। एक बच्चे ने कहा सर हमने डिसाइड कैसे किया, मैंने बोला बेटा मैंने अभी डिसाइड नहीं किया, मैंने बताया कैसे होता है, सुनना ध्यान से। क्या सर कोई लॉजिक काम कर रहा है कि मैं कितना रिटेन में डालूंगा कितना डिविडेंड में डालूंगा, लॉजिक कोई काम नहीं कर रहा। देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट फॉर्मूला और रूल गिवन हेयर, कोई रूल और फॉर्मूला गिवन नहीं है। आप कितना सेव करो कितना खर्चोगे इसका कोई रूल नहीं होता है, दैट्स योर ऑन प्रायोरिटी। वट एवर द अमाउंट योर फादर इज अर्निंग, उसमें से वो कितना उड़ाए और कितना बचाएं, दैट्स हिज ऑन प्रायोरिटी, राइट बेटा, या फिर दैट्स हिज ऑन प्लान, करेक्ट बेटा। तो ऐसे ही किसी कॉर्पोरेट के पास कितनी फ्यूचर अनसर्टेनिटीज हैं और वो कितना रिटेन अर्निंग मेंटेन करना चाहता है और कितना डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता है, ये उनके अपने प्लान्स हैं। मुझे सिर्फ क्या बताना था आपको कि इसमें से एक अमाउंट रिटेन अर्निंग में जाता है और एक अमाउंट जो है बचता है वो मिलता है एज अ डिविडेंड, दैट इज अल्टीमेटली कॉल्ड व्हाट, इट इज कॉल्ड डिविडेंड डिसीजन। तो डिसाइडिंग ऑफ दिस, मेरे साथ बोलेंगे, डिसाइडिंग ऑफ दिस कि कितना अमाउंट इज टू बी रिटेन्ड एज रिटेन अर्निंग और कितना अमाउंट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ डिविडेंड, दैट इज अल्टीमेटली कॉल्ड व्हाट, इट इज कॉल्ड डिविडेंड डिसीजन। सो आई एम एंडिंग अप एयर ओनली इन दिस वीडियो। मैंने आपको पढ़ा दिया इन्वेस्टमेंट डिसीजन, मैंने पढ़ा दिया फाइनेंसिंग डिसीजन, मैंने पढ़ा दिया डिविडेंड डिसीजन। इन्वेस्टमेंट और फाइनेंसिंग में हम उनके फैक्टर्स भी पढ़ चुके हो, आने वाली वीडियो में मैं डिविडेंड के फैक्टर्स भी पढ़ाऊंगा और नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊंगा। थैंक यू बच्चों।